Hello guys, welcome to our channel. Let's start the story. 27 वो बहन जी नहीं है। अब तक हमने देखा कि कैसे निराली और उसके दोस्तों का स्वागत पूरे रॉयल तरीके से किया गया। उसके बाद पूजा शुरू हुई। अब आगे पूजा में निराली और उसके माँ बाप यानी आदित्य जी और काशवी जी साथ बैठे थे। ये एक तरह से बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए किए जाने वाला यज्ञ था, जिसे बच्चे के जन्म के बाद एक बार और प्रौढ़ होने के बाद एक बार किया जाता है, जब किसी बच्चे को भार्गव खानदान के नाम से दुनिया के सामने एक परिचय देना हो। उनके बाद सबसे आखिर में एक एक कर सबने आहुति दी। सबसे पहले गीतागली जी और विश्वनाथ जी ने दी, उसके बाद अरमान जी ने, और उनके पश्चात सुप्रिया जी और अभय जी ने दी। इसके बाद करण और विशाखा ने दी, अर्थव और अयान दी, उसके बाद कारवी और सिद्ध ने दी। वैसे तो जोड़ी नहीं थे, फिर भी सब जोड़ी जोड़ी में जा रहे थे, वो दोनों भी चले गए। उसके बाद बच्चे थे आहान और अहीर, उन्होंने भी आहुति दी। इसके बाद तीरथ और प्रसाद लेकर पूजा संपन्न की गई। फिर सबने पंडित जी को प्रणाम किया, उन्हें भोजन खिलाया और सबने उनके साथ ही लंच किया और अपने अपने काम पर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ लोगों को लग रहा था सारिका घर पर है, पर सच तो ये था कि सारिका अपने दोस्त के साथ एक क्लब के प्राइवेट रूम में बैठी हुई थी। ये क्लब थोड़ा लो क्वालिटी का था, या यूं कहो थर्ड ग्रेड। सारिका, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये कैसी थर्ड क्लास जगह है? संजना उसकी बात सुन उसकी फ्रेंड शर्मिंदा होने के लहजे में बोलती है। संजना, सॉरी यार, मुझे नहीं भूलना चाहिए था कि तुम भार्गव खानदान की राजकुमारी हो। तुम ऐसी जगह में कैसे एडजस्ट कर पाओगी? पर वो क्या है ना, तुम चुपकर अपने घर से आए हो, अगर किसी महंगे बार में जाओगी तो बिल तुम्हें पे करना पड़ेगा और कार्ड की वजह से तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा, इसलिए क्योंकि मैं तो सिर्फ यही का बिल चुका सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए वो बहुत ही बेचारी सी लग रही थी। सारिका, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी पॉकेट मनी से मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं खरीद सकती। उसकी बात सुनकर और उसका घमंड देखकर संजना को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसे अब आदत हो गई थी। संजना, हाँ, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसकी बात सुन जहाँ पहले सारिका का ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, वो खुश हो रही थी, वहीं उसकी आगे की बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है। सारिका, क्यों? मेरे लिए बुरा क्यों? संजना, हाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो आदत नहीं है ना। अब जब ये बात सामने आ गई है कि तुम्हारा अपने परिवार के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, तो अब तुम्हारे साथ भी तो यही होगा ना। सारिका की बात सुनकर संजना के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगता है। सारिका, वो एक कबाड़े में पली लड़की है और मैं हूँ जो उनके साथ सालों से थी, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। संजना, हाँ, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपने साथ इसलिए तो रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम उनका खून हो। उसकी बात सुनकर सारिका को ऐसा लगा जैसा किसी ने उसके मुंह पर सच्चाई दे मारी हो, जो वो सुनना ही नहीं चाहती थी। संजना, देखो सारिका, तुम ज्यादा दिनों तक इस सच से नहीं भाग सकती। सारिका, तो मुझे क्या करना चाहिए? संजना, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तुम ये सबको यकीन दिला पाओ कि भले ही तुम उनकी आदर्श बेटी नहीं हो, लेकिन उस मिडिल क्लास बहन जी से अपर क्लास सोसाइटी के लिए सबसे बेस्ट हो। सारिका, वो बहन जी नहीं है। संजना, क्या? और कैसे? सारिका, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने उसे सोचा था, वो वैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो हमारी एज की होने के बावजूद देश की सबसे बड़ी कंपनी में काम करती है। और तुम्हें तो भार्गव परिवार के रूल के बारे में बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं किसी को ये नहीं बता सकती थी कि मैं भार्गव परिवार से हूँ। संजना, मतलब ये बात वो बता सकती है? ये कहते वक्त संजना के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। हालांकि उसे सारिका से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो उसे हमेशा नीचा दिखाया करती थी, पर अगर ये सारे फायदे सारिका को मिलना बंद हो जाएंगे तो संजना की सारी मेहनत जो उसने सारिका को फंसाने में लगाई थी वो मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए उसे कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर वो सारिका को अपना प्लान बताने लगती है। उसका प्लान सुनने के बाद सारिका, अब देखते हैं कि घर वाले कैसे उसे भार्गव परिवार की राजकुमारी घोषित करते हैं। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि उसके इरादे जो भी थे पर अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं थे। संजना तो इसी बात पर चेस। इतना कहकर वो हवा में ग्लास उठा देती है, जिस पर सारिका भी चेस करती है। थोड़ी देर में दोनों ही शराब के नशे में धुत हो जाती है। तभी कुछ गुंडे का ग्रुप वहां से गुजरता है, उनमें कुछ लड़के थे तो कुछ लड़कियां। तभी उनमें से एक लड़की ने सारिका और संजना की तरफ उंगली दिखाया। लड़की उन दोनों को भी अपने ग्रुप में ले क्या? देखो ना, बेचारी अकेली है। लड़का, हाँ यार, उन्हें भी हमारी कंपनी में मजा आ जाएगा और आज हम सब मिलकर दिन में ही धमाल करेंगे। एक और लड़का, क्या बात कर रही रहा है शाविक, वो अप्सराएं है, हमारे साथ आएगी। शाविक, अप्सराएं तो क्या हुआ, लेने तो ये भी यहाँ मजे आए है। यहाँ अप्सरा से इनका अच्छे घर से है,
स्वर्ग की अप्सराएं देखने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं जो इन्होंने किए नहीं है। राहुल, बात तो सही है, चलो केतकी, चलो इन्हें अपने साथ बिठाए और उन्हें असली मजे करवाए। एक लड़का सारिका को अपनी बाहों में पकड़ लेता है तो वही वो लड़का और लड़की दोनों संजना को उठा लेते हैं। ये प्राइवेट रूम अब उन सब का था। कंजूस संजना ने कुछ ही वक्त की बुकिंग की थी, इसलिए अब सब कुछ इस तरह से टन ले चुका था। वैसे तो ये 18-19 साल की लड़कियां वजन नहीं थी, मगर वो ऐसे भी किसी ग्रुप के साथ इससे पहले इन्वॉल्व नहीं हुई थी। पहले से पिए हुए वो और शराब पीने लगते हैं, जिससे संजना और सारिका भी उनका साथ दे रही थी, या यूं कहे उन्हें पिलाया जा रहा था। सारिका को जिस लड़के ने अपने बाहों में पकड़ा था वही उसे गोद में लेकर बैठा हुआ था, मगर सारिका को किसी बात का होश नहीं था। वही संजना से एक लड़की लिपटी हुई थी। इस ग्रुप में कुछ लेस्बो और गे भी मौजूद थे और इसलिए ये ग्रुप आए दिन पकड़ में आता रहता था। दूसरी तरफ शाम 6 बज रहे थे। सब लोग अपने काम से फ्री होकर पार्टी की तैयारियों में लगे हुए थे और सब आज पार्टी को लेकर बहुत उत्सुक थे। यहाँ तक कि पूरा मुंबई ये जानने के लिए उत्सुक था कि अब भार्गव परिवार अपने कौन से बच्चे के लिए ये पार्टी रखी है। क्योंकि भार्गव खानदान में ऐसे ही नामकरण की जगह जब बच्चे अपना नाम खुद बना लेते हैं, खुद की पहचान बना लेते हैं, तभी एक बड़ी पार्टी बुलाकर उसे भार्गव परिवार का हिस्सा घोषित किया जाता था। और इस जनरेशन में पहले ही ये पार्टी 3 बार 4 लोगों के लिए रखी गई थी। सबसे पहले अर्थव के लिए, फिर अयान के लिए और फिर अहीर और आहान के लिए। और अब पता नहीं किसके लिए और किसके बच्चों के लिए रखी गई है। कुछ लोगों लग रहा था कि वो सुप्रिया जी के बच्चे होंगे, क्योंकि अहीर और आहान जुड़वा थे तो ज्यादा चांसेस थे कि अब उनका कहीं कोई बेटा या बेटी हो। वही कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि वो अरमान जी का भी बच्चा हो सकता, जिसकी वजह से वो सबसे छोटा है। तो वही कम लोग ये सोच रहे थे कि वो आदित्य जी का बच्चा हो सकता है, पर के कुछ लोग सोच जरूर रहे थे। 28 किसका खून है पता नहीं था। अब आगे वही उस थर्ड क्लास बार में जहां सारिका और संजना गए हुए थे, जहां एक ग्रुप ने आकर वो प्राइवेट रूम अपने कब्जे में ले लिया था। वहां पर कम से कम 8-9 लोग थे और उसमें संजना और सारिका भी अब शामिल हो चुके थे। काफी देर तक शराब पीने के बाद अचानक से उस लड़के ने, जिसने सारिका को अपने गोद में बिठा रखा था, उस शराब को सारिका के गले पर थोड़ा डालकर अपने होठों से पीने लगा। उसके ऐसे करने पर पहले तो सारिका कसमसाई, पर बाद में उसे वो एहसास अच्छा लगने लगा। वो बिल्कुल होश में नहीं थी, इसलिए आहें भरने लगी। तभी उस लड़के ने सारिका को उठाकर टेबल पर लिटा दिया, उसके ऊपर आ गया और सारिका के गले पर किस करने लगा। उसके हाथ सारिका के पूरे बॉडी पर घूम रहे थे। वही सारिका की आहें वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। गले से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ सारिका के शॉर्ट ड्रेस से उसके थाई तक पहुंच चुके थे। नोट: यहाँ किसी भी तरह की जबरदस्ती को प्रमोट नहीं किया जा रहा। इन एनी सिचुएशन कंसेंट इज मस्ट। इसलिए मैंने विलन के साथ भी किसी तरह की जबरदस्ती नहीं दिखाई कि वो डिजर्व करती हैं। और हाँ, नशे में दिया गया कंसेंट भी सही नहीं माना जाता, पर अगर उनमें उतनी भी बुराई नहीं होगी तो बुरे किस बात के। वही संजना एक लड़की ऊपर लेटी हुई थी और उसे बाहों में भर रखा था, और संजना उसकी गर्दन पर नशे में ही चूमे जा रही थी, क्योंकि वो लड़की बड़े ही सेंसुअल तरीके से संजना की खुली कमर और पेट को स्पीड से रब कर रही थी, जिससे संजना अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर हो गई थी। ऊपर से शराब का नशा जो उसे लंबी गहरी सांसों के साथ आहें भरने पर मजबूर कर रहा था, और इसलिए वो उस लड़की गर्दन पर कभी काटती तो कभी किस करने लगती। वही उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर वो लड़की और एक्साइट हो जाती है और स्पीड से अपने हाथों को संजना की बॉडी पर फिराने लगती है, जिससे संजना और वाइल्ड हो जाती है, जिससे वो लड़की भी खुलकर तेज आवाज में आहें भरने लगती है। वहां का माहौल ऐसा था कि किसी भी नॉर्मल इंसान को शर्म आ जाए। उस ग्रुप में बहुत कम ऐसे लोग थे जो स्ट्रेट थे, ज्यादातर लोग बाइसेक्सुअल थे। तभी दरवाजे पर एक लात पड़ी और कुछ लोग अंदर आ गए, लेकिन किसी का ध्यान फिर भी दरवाजा टूटने पर नहीं गया। वो सब अपने में ही मस्त थे। वहां का हाल देखने लायक था। पूरे प्राइवेट रूम में अजीब तरह की आवाजें भरी पड़ी थी। कहीं लड़की लड़के ऊपर थी तो कहीं लड़की लड़की ऊपर, वही कहीं लड़का लड़के साथ था तो कहीं 3-3 लोग। किसी को किसी चीज का होश नहीं था। अंदर आए एक लड़की अपनी छड़ी घुमाते हुए बोली, पकड़ो इन लोगों को। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पुलिस आई है। थोड़ी देर में वहां का माहौल शमशान की तरह हो गया था और वहां के सब पागलों को पागल खाने की जगह जेल में भर भर कर बंद कर दिया था। जेल के अंदर अभी उस लड़के ने सारिका को अपने गोद में ले रखा था और एक लड़का अब सारिका के ऊपर था। वही संजना के साथ जो लड़की थी उसके साथ वहां एक लड़का और भी था। अब आलम ऐसा था कि वो लड़का नीचे था, उसके ऊपर संजना और संजना के ऊपर वो लड़की। एक हवलदार ऑफिसर। इन जैसे धरती के बोझ को हम कब तक ऐसे बंद करते रहे। उद्धरण चिन्ह। ऑफिसर, इन्हें अलग अलग क्यों बंद नहीं किया। हवलदार, बाकी सेल में बहुत खतरनाक मुजरिम है, इनके साथ इन बेवकूफों को छोड़ेंगे तो ये उनके साथ यही करेंगे, लेकिन फिर इन्हें जान से मार दे शायद। ऑफिसर, तो क्या ये सब हमें यहाँ भी देखे।
हवलदार, तो हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ लोगों को इंटरोग्रेशन रूम में ले जाके उनकी मरम्मत कर उन्हें समझाया जा रहा है, और ये साले नशेड़ी, अगर इन्हें कुछ बोलने को जाओ तो ये हमसे ही ना लिप जाए, बस इसलिए अभी इन्हें इन्हीं की हालत पर छोड़ दिया, सुबह जब इनका नशा उतरेगा तब खबर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ भार्गव मेंशन में पार्टी में गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके थे। घर की बड़ी और यंग जिम्मेदार पसंद होने के नाते आदित्य जी और काशवी जी एंट्रेंस पर सबका स्वागत कर रहे थे। पार्टी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। वही अरमान जी, अभय जी और सुप्रिया जी भी मेहमानों को अटेंड करने में लगे हुए थे। वही गीतांजलि जी और विश्वनाथ जी एक बड़ी सी टेबल के पास बैठे हुए थे। सब खुद से मिलने आते और हालचाल पूछकर चले जाते, आखिर उनको इतनी इज्जत देना बनता ही था। निराली के सारे भाई भी जी तोड़कर काम में लगे हुए थे। आहान और अहीर अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ उनकी फैमिलीज और बाकी ऊपर क्लास फैमिलीज जिनके बच्चे अभी टीनेजर ही थे उनको अटेंड कर रहे थे। वही अयान और अर्थव परिवार के तीसरी जनरेशन के बड़े बेटे होने के नाते सबको अटेंड कर रहे थे, और भार्गव कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होने के नाते बिजनेस रिलेटिव्स को हैंडल कर रहे थे, और उनके कुछ दोस्त भी इन सब में उनकी मदद कर रहे थे। और सबका एक ही सवाल था कि अब तुम्हारे फैमिली में कौन ऐड हो रहा है। आपको बता दूं, वैसे तो अपने परिवार के मेंबर के बारे में बताना भार्गव फैमिली में मना होता है, लेकिन जब अर्थव को भार्गव फैमिली का उत्तराधिकारी और सबसे बड़ा बेटा घोषित कर दिया गया तभी उन चारों के दोस्तों को पता चल गया था कि अयान, अहीर और आहान उसके भाई है और भार्गव फैमिली का हिस्सा, क्योंकि वो एक दूसरे के भाइयों के जैसे ट्रीट करते थे। और ऐसा सारिका के साथ नहीं था। इसका कारण था सारिका का घमंड, जिसमें आकर वो अहीर और अयान को भार्गव फैमिली से खून का रिश्ता न होने पर दिखाया करती थी, और इसी के चलते धीरे धीरे वो अर्थव और अयान से भी दूर हो गई, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता अहीर और आहान से काफी अच्छा था। ऐसा नहीं था कि अर्थव और अयान ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की थी, पर वो समझती ही नहीं थी और उनके लिए गलत शब्द बोलने लगती थी। उन्हें अपनी इकलौती बहन के साथ बहुत से सपनों को पूरा करना था, मगर सारिका के इस तरह के बर्ताव ने सब कुछ खराब कर दिया। इसलिए जब उन्हें निराली के बारे में पता चला तो चारों को बहुत खुशी मिली और कलेजे को ठंडक भी। आखिर जो लड़की दूसरों को सगा खून न होने की वजह से नीचा दिखाती थी, वो अब खुद ही किसका खून है ये उसे पता नहीं था। 29 ओनयासियो निराली की पॉपुलैरिटी। अब आगे स्टेज पर आहान और अहीर आकर होस्टिंग चालू करते हैं। आज के पार्टी की होस्टिंग खुद उन्हें करते देख लोग समझ पा रहे कि आज की पार्टी कितनी खास थी और किसी खास इंसान के लिए थी। वहां पर गेमिंग एरिया भी था। जिन लोगों को एंजॉय करना था वो एंजॉय कर रहे थे। उनके एंटरटेनमेंट के लिए बड़े बड़े सिलेब्स के परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुके थे और वो काफी अमेजिंग थे, जिसे सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इस तरह से पार्टी स्टार्ट हो चुके 1 घंटे तक का समय बीत चुका था। तभी अहीर ने माइक अपने हाथ में लिया। अहीर, फाइनली आप सबका इंतजार खत्म हुआ। जिस खुशी और कामयाबी के उत्सव में भार्गव परिवार आपके साथ जश्न मनाना चाहता है वो जानने का समय आ गया है। आहान, स्वागत है हमारी जान। हम चारों भाइयों की इकलौती बहन और भार्गव खानदान की राजकुमारी निराली आदित्य भार्गव का। उसकी बात सुन सब थोड़े हैरान हुए, लेकिन तभी विश्वनाथ जी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और इसी के साथ सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया। अहीर, ये तू क्या कह रहा है इकलौती? आहान, चिंता ना कर, वो लड़की जो खुद से एक गिलास पानी का नहीं ले सकती, वो लड़की क्या खाक कुछ कमाएगी, इसलिए वो कभी भार्गव परिवार का हिस्सा नहीं कहलाने जाने वाली। लेकिन जैसी उसकी हरकतें हैं, बहुत जल्द वो इस घर से जरूर बाहर जाएगी। और वैसे भी बिल्कुल सही हूँ, इस घर में अगर किसी लड़की जगह है तो वो मेरी निराली दीदी है। अहीर सामने देखते हुए स्माइल के साथ, तू इतनी जल्दी दी को इतना पसंद करने लगा? आहान, हाँ बिल्कुल, कल जितना भी समय मैंने दी के साथ बिताया तभी से दी मेरी फेवरेट है। आहान को इतना खुश देखकर अहीर को भी अच्छा लगा। जब बचपन में सारिका आहान को नीचा दिखाया करती थी और अपने भाई का दर्जा नहीं देती थी, तब आहान ही सबसे ज्यादा दुखी होता था और उसे इस तरह देखकर अहीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तभी सीढ़ियों से निराली की एंट्री हुई तो सब लोग उसे देखते ही रह गए। ग्रीन आइज, 9.7 हाइट, लंबे बाल, रेड लिप्स, बिल्कुल नेचुरल रॉयल रेड कलर का एथेनिक बॉल गाउन जो कि स्लीवलेस था और घुटनों से नीचे था। कानों में रेड डायमंड टॉप्स, गले में डायमंड नेकलेस और पैरों में रेड पेंसिल हील, सर पर क्राउन था और राजस्थानी शॉल को बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल कैरी किया हुआ था, जिसकी बहुत बारीक घड़ी थी। उसके चेहरे पे अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा कोई भी महसूस कर सकता था। वो एक एक कर सीढ़ियों से नीचे आने लगी और नीचे विश्वनाथ जी और गीतांजलि जी उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे लेके स्टेज पर चले जाते हैं। विश्वनाथ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग हमेशा की तरह हमारे खुशियों में शामिल हुए और मैं आशा करता हूं कि आगे भी होते रहे। उनकी बात सुन सबने जोर जोर से तालियां बजाई। जब तालियों की आवाज बंद हो गई तब गीतांजलि जी ने अपने हाथ में पकड़ा माइक अपने मुंह के पास किया।
गीतांजलि जी, जैसे कि आप जानते हैं कि भार्गव परिवार एक राजसी परिवार है और हमारे यहाँ एक प्रथा है कि नाम देवत देवसी नाम से इंसान न जाने कोई कर्म से नाम है उस नाम से जानो संत कह रही, और इसलिए हम जब भी बच्चे अपने काम से जानने लायक अपने बलबूते पर हो जाए तब उन्हें दुनिया के सामने लाते हैं। विश्वनाथ जी, और आज हम अपनी पोती निराली भार्गव को भार्गव खानदान का नाम उच्चा करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद देते हैं और भार्गव परिवार की वारसा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे इसका आशीर्वाद देते हैं। गीतांजलि जी, हम जानते हैं आप जानने के लिए उत्सुक है कि हमारी राजकुमारी आखिर करती क्या है, तो चलिए उनसे ही जानते हैं। तभी एक लड़का आकर निराली के हाथों में माइक देता है। सबकी नजरें उसी पर थी, पर 3 लोगों ने तो पलके भी नहीं झपकाई थी। ये अभी सस्पेंस है। तभी माइक से एक क्लियर और मधुर आवाज सुनाई देती जिसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ था। निराली, नमस्ते, मेरा नाम निराली आदित्य भार्गव है। मैं निराली भार्गव, सीईओ ऑफ टेस्ट ऑफ डे को आपका मेरे और मेरे परिवार की खुशी में शामिल होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उसकी बात सुन सब लोगों के चेहरों पे हैरानी थी। यहाँ तक भार्गव परिवार खुद भी हैरान था। उन्हें लगता था कि निराली टेस्ट ऑफ डेको में किसी एक नॉर्मल सी पोस्ट पर होगी, वो भी उनके लिए काफी बड़ी बात होती, पर वो तो टेस्ट ऑफ डेको की सीईओ थी। इतना कहकर वो माइक फिर से उस लड़के को पकड़ा देती है। उसके बाद निराली नीचे उतरने लगती है तो वही स्टेज पर होस्टिंग के लिए आए आहान और अहीर उसे नीचे उतारने में मदद करते हैं। वही सीढ़ियों के नीचे अर्थव और अयान निराली का इंतजार कर रहे थे, तो आहान और अहीर ने निराली एक एक हाथ पकड़ा हुआ था वो अयान और अर्थव के हाथ में रख देता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उसे सबसे मिलाने लगते हैं। निराली सबसे मिलती है, पर सामने वाले ही होते थे जो उससे बात करने में एफर्ट दिखा रहे थे। निराली तो बस 1 या 2 में जवाब दे रही थी। उससे सचमुच किसी बड़ी बिजनेस वुमेन जैसी वाइब्स आ रही थी, जो सब महसूस कर रहे थे। यहाँ तक लड़कों के साथ लड़कियों की फैमिली तक निराली से रिश्ता जोड़ने के होड़ में लगी हुई थी। उनके ऐसे रिएक्शन के लिए तो यही काफी था कि वो भार्गव परिवार की बेटी है, ऊपर से इकलौती भी, पारियों की तरह खूबसूरत भी, और इतनी कम उम्र में अपने बलबूते पर एक सफल बिजनेस वुमेन जो कि इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। वही एक लड़की जलती हुई निराली की तरफ देख रही थी। तभी उसके खड़ी महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। महिला, क्या हुआ मिशा, उससे जल क्यों रही है? मिशा, वो मेरा बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली भी उसके पीछे पड़ी है, जलू नहीं तो क्या करूँ माँ। मिशा की माँ, उससे दोस्ती कर, उसे अपने भाई के साथ सेट कर, उसे अपनी भाभी बना। अगर हमारे परिवार का रिश्ता भार्गव परिवार के साथ हो जाता है तो तेरे बॉयफ्रेंड उसकी फैमिली को भी भार्गव परिवार से ताल्लुक रखने के लिए तेरे पीछे आना होगा। और सोच, इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ तेरी भाभी की होगी तो तुझे कितना फायदा होगा। मिशाक, हाँ माँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, इसलिए सारी लड़कियां इससे जलने की जगह इससे इतना मीठा मीठा बोल रही है। वह क्या जमाना आ गया, खुद के लिए अच्छा लड़का और लड़की ढूंढने की जगह भाई के अमीर बीवी सेट करो। इतना कहकर वो निराली की तरफ बढ़ जाती है। वही एक टेबल पर निराली के चारों दोस्त शांति से बैठे हुए थे, मगर कारवी शांति से बैठ तो सकती है मगर शांत नहीं बैठ सकती, मतलब चुप नहीं बैठ, कुछ ना कुछ बोलना जरूर होता है। कारवी, अभी तो उन लोगों को इतना पता चला है कि निराली टेक्स्ट ऑफ डेको की सीईओ है। जब इन्हें पता चलेगा कि वो उसकी ओनर है, उसके साथ साथ उसकी ज्वेलरी डिजाइनिंग की भी कंपनी है और इनकी कई ब्रांचेज विदेशों में है और वो दुनिया अमीरों की लिस्ट में आती है, तो तब इनका रिएक्शन देखने लायक होगा। तब तो बड़ा मजा आएगा। सीधा अंडरस्कोर, हम अब शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा। विशाखा, वैसे क्या इन लोगों को कम से कम इस बात पर तो शक होना चाहिए था ना कि निराली टेक्स्ट ऑफ डेको की ओनर भी हो सकती है। करण बेबी, दुनिया लड़कियों अब काबिल समझने लगी है, पर इतनी भी नहीं कि 20 की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दे। और वैसे भी ये कंपनी निराली ने सुष्मिता राठी से खरीदी है, जिस पर उसने कंपनी का नाम तो चेंज कर दिया मगर अभी ये अनाउंस नहीं किया कि इसका ओनर बदल गया है। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां अरमान जी आके उनके पास बैठ गए, तो उन्होंने अपनी टॉपिक बंद कर दिया। उन्होंने स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट किया। 30 डिप्लोमेसी 1101 तरीकों से किसी को भाड़ में जाने को बोलना, पर ऐसे कि वो आपसे ही भाड़। अब आगे अरमान जी को वो चारों ग्रीट करते हैं, तो अरमान जी सबको ग्रीट बैक करके आराम से बैठने का इशारा करके बैठ जाते हैं। अरमान, सॉरी बच्चों, आपके पास कोई भी नहीं था आपको अटेंड करने को, तो मैं आ गया। कारवी, अरे आप चिंता मत करिए अंकल, हम तो निराली की फैमिली ही है। निराली के लिए आज का दिन स्पेशल है, तो हमारे लिए निराली स्पेशल है, आखिर वो हमारी फैमिली हेड है। उसकी बात सुन वो हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं। अरमान जी, लेकिन निराली तो तुम सबसे छोटी है ना। करण, लेकिन वो बहुत समझदार है ना, इसलिए तो हमारे साथ पढ़ती है, जबकि उसकी एज हमसे कम है। ये इसलिए नहीं कि हम फेल हो गए थे, बल्कि इसलिए कि उसने 2 ग्रेड आधे ग्रेड में कंप्लीट कर लिया था। अरमान जी, ओह वो काफी होशियार है, इसीलिए तो इतने कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है। वैसे आप चारों क्या करते हो? करण विशाखा की तरफ इशारा करके, ये
टेक्स्ट ऑफ देखो की वाइस प्रेसिडेंट है और कारवी ये इसका फैशन स्टूडियो है रिवेयर फैशन स्टूडियो। ये सिद्ध है ये निराली का असिस्टेंट है और इसका अपना होटल चेन है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। आपने हेवन स्टोर्स और ओरियन मॉल्स के बारे में तो सुना ही होगा। और रही बात मेरी तो मैं एक लॉयर हूँ और अपनी लॉयर फर्म चलाता हूँ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद अरमान जी पूरे शौक में चले गए थे। ये बच्चे अभी अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे थे और इतनी कम उम्र में बिना माँ बाप के साए के इतने सफल हो गए थे। फिर भी कोई घमंड नहीं और इसलिए शायद कोई लालच नहीं था। जहां सब भार्गव परिवार से ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, कोई ना कोई रिश्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं ये लोग शांति से एक टेबल में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। ये सोचने वाली बात थी कि इतनी समझदारी आई कहाँ से। वो लोग भी उनकी सोच से वाकिफ थे, लेकिन वो क्या बताते कि ये सब निराली का सिखाया हुआ है। अरमान जी, क्या निराली किसी तरह से रिलेशन में है और तुम लोग भी? मेरा मतलब है सिद्धार्थ नहीं, वो सिंगल है। करण और विशाखा रिलेशन में है और मैं और कारवी भी सिंगल है। अरमान जी, करण विशाखा को देखकर मुस्कुराते हो, हमेशा खुश रहो। करण और विशाखा, शुक्रिया अंकल। ऐसी ही वो बहुत से टॉपिक पर बात करने लगते हैं। उनसे बातें करके उन्हें बहुत कुछ पता चलता है, जैसे वो सब एक फैमिली की तरह रहते हैं और वो भी कॉलेज टाइम से हैं। वहीं दूसरी तरफ निराली को अर्थव जब सब से मिला कर हो गया तो एक तरफ ले गया। अयान भी समझ गया था कि वो क्या करना चाहता है। अर्थव, प्रिंसेस, अब मैं आपको मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। निराली, ओके भाई। अर्थ वह उसे एक लड़के के पास ले गए और उससे मिलाया। उस लड़के ने भी निराली की तरफ हाथ बढ़ाया तो निराली ने भी उससे हाथ मिलाया। दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों से उलझ से गए थे। अर्थ वह, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें इनसे मिलाया था। निराली, हम निर्वाण सूर्यवंशी, याद है ना मुझे? निर्वाण, आपकी यादाश्त काफी अच्छी है या हम में कुछ खास है? उद्धरण चिन्ह। उसको ऐसे सवाल करते देख सारे लड़के जो उसे जानते थे वो सब हैरानी में देखने लगे। वही सब ने सोचा निराली ओकवार्ड हो जाएगी, इसलिए अर्थव ने निर्वाण के छोटे भाई को इशारा किया। मगर तभी निराली, वैसे मेरी यादाश्त तो काफी अच्छी है लेकिन मैं अनइम्पोर्टेंट लोगों को याद नहीं रखती। उसके जवाब से सबका मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं निर्वाण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निराली का इनडायरेक्ट मतलब था कि निर्वाण उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वहां फैली शांति को दूर करने के का जिम्मा अर्थव ने उठाया। अर्थव, निराली, इसे मिलो, ये निर्वाण का छोटा भाई है, नील सूर्यवंशी। नील, हेलो, यू आर सो ब्यूटीफुल। निराली, थैंक यू। वैसे तो वो बोलना चाहती थी कि उसे पता है, पर यह बोलना सही नहीं होता। वही बाकी सब उसे निराली से फ्लर्ट करता देख चिढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक लड़का आता है और अर्थव के कंधे पे हाथ रखकर उसे निराली को देखते हुए एक प्यारी स्माइल दी। वो लड़का, क्या अर्थव सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड से ही मिलाएगा अपनी प्यारी बहन को? अर्थव, तंश रॉय द फेमस प्लेबॉय, आपसे कोई क्यों अपनी बहन को मिलाना चाहेगा? वही तंश को देख निराली की भी नजर उस पर अटक गई। ये देखकर निर्वाण, जो सिर्फ और सिर्फ निराली को ही देख रहा था, उसकी पकड़ अपने हाथ पर रखे ग्लास पर मजबूत हो गई। लायो ना बॉस, ये तो मैन लीड है ना, मगर ये तो निराली से कॉलेज में मिला था ना। निराली मन में, मगर तब ये पार्टी निराली के वापस आने पर नहीं हुई थी क्योंकि वो अभी तक कॉलेज के सेकंड ईयर में थी, ना कि कोई जॉब कर रही थी। उसके कॉलेज खत्म होने के बाद ये पार्टी हुई थी। इतना सोचने के साथ उसने तंश से अपनी नजरें हटा ली। तभी उसकी नजर निर्वाण पर गई तो उसके कानों में निर्वाण के मन की बातें सुनाई देने लगी। निर्वाण, इस लड़की को उस प्लेबॉय में क्या दिख रहा है जो इस तरह देख रही है? निराली, कुछ भी नहीं दिख रहा है। निर्वाण उसका जवाब सुनकर पूरी तरीके से हैरान रह गया और उसकी पकड़ ग्लास पर ढीली होगी, लेकिन इस बात का उसे एहसास नहीं हुआ। वही तंश के चेहरे पर अभी स्माइल थी क्योंकि उसे यकीन था कि वो निराली को पटा लेगा, जो कि निराली समझ रही थी। ऐसा पहले की ओरिजिनल नॉवेल में हो चुका था, बस फर्क इतना, तब वो कॉलेज था और निराली एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और ये लड़का उसका सीनियर। पर उसकी नजरों में निराली में बिल्कुल ऊपर क्लास जैसा कुछ नहीं था। ये सोच सबकी थी, जिसकी वजह सारिका थी। लेकिन आज की निराली तो सीईओ थी, सीईओ ऑफ टेस्ट ऑफ देखो। उसने अर्थव को इग्नोर किया और निराली की तरफ हाथ बढ़ाया। तंश, हेलो ब्यूटी, यू लुकिंग गोर्जियस टुडे। उसकी बात पर निराली ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जिससे बाकियों के चेहरे पर हंसी आ गई। तो वही अर्थव उसे एक कनिंग लुक के साथ देखने लगा। वही तंश की भी स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन फिर भी स्माइल बनी हुई थी। तंश, मिस सीईओ, माना आप कम उम्र में बहुत सक्सेसफुल हैं, मगर आपका ये एटीट्यूड ज्यादा हो गया है। अर्थव कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी निराली अपनी उंगली अपनी तरफ करती है। निराली, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? ये सुन सब लोग धीमे धीमे मुस्कुराने लगे। तंश, तो आपके अलावा यहाँ पे कौन मिस सीईओ है? निराली, ये मुझे कैसे पता होगा यहाँ कौन क्या करता है? एक्चुअली मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप खुद को मेरा बड़ा भाई समझते हैं।
तंश से तो नकली स्माइल भी रख पाना अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और बाकी सब हैरानी से निराली को देखने लगे। इस बात का मतलब किसी को समझ नहीं आया था। तंश, नहीं, मैं आपको अपनी छोटी बहन क्यों समझूंगा। निराली, अच्छा, असल में मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मुझे कितना एटीट्यूड रखना चाहिए कितना नहीं ये तो मेरा पर्सनल मैटर है जिसमें सिर्फ मेरी फैमिली ही इंटरफेयर कर सकती है। उसकी बात सुन सब लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी वहां पर निराली के चारों दोस्त और अरमान जी भी आ गए। कारवी ने निराली का हाथ पकड़ लिया। कारवी, क्या हुआ डार्लिंग, कौन तुम्हारा भाई बनने की कोशिश कर रहा है। निराली से पहले नील ने तंश की तरफ इशारा कर दिया। कारवी, ओह, तो आपकी बहन नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, पर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको इतना भी बेताब नहीं होना चाहिए वरना आजकल का जमाना आपको कैरेक्टर लेस समझ लेता है। चलिए छोड़िए, आखिर आजकल कैरेक्टर भी कितना महंगा हो गया है ना सिद्धक। सिद्धक, बिल्कुल यार, तू क्या भाव की बात कर रही है, कुछ लोगों के तो कैरेक्टर औद से ही बाहर होता है। करण, अरे सिद्ध, ऐसा नहीं कहते हैं, मेहमान है वो बुरा मान जाएंगे, तुम तो बच्चों की तरह मत करो, बड़ा दिल रखो और भूल जाओ, आखिर दुनिया में सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं। विशाखा, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो बेबी, हम हमारी निराली के लिए कितने पॉसेसिव है, अगर कोई उसके लिए एक बात भी गलत बोले तो हम सहन ना करें। यहाँ कोई ऐरा गैरा हमारी डीबो का भाई बनेगा। आजकल के लोग सपने बहुत देखते हैं ना। उनकी बातें सुन सब शौक और हैरानी से देख रहे थे। आज तक उन्होंने किसी को किसी की इतने प्यार से इतनी जमकर बेइज्जती करते हुए नहीं देखा था। तंश का चेहरा पूरा का पूरा काला पड़ा हुआ था। इतने प्यार से बात करते करते उन्होंने उसे क्या क्या नहीं कह दिया था। पहले भाई बनने कोशिश करना, फिर कैरेक्टर लेस बोलना। कैरेक्टर उसके औकात से बाहर था और उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो कैरेक्टर अफोर्ड कर सके, और वो एक छोटी सोच वाला इंसान था और ऐरा गैरा भी जिसकी निराली के सामने कोई औकात नहीं थी। यहाँ तक नील और अयान की तो हंसी भी निकल गई। तंश, एक्सक्यूज मी। कारवी, अरे सर, लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तंश ने कंफ्यूजन से उसे देखा। तंश, क्या सिद्धक, शायद आप हमारी मिस सीईओ से माफी मांगना चाह रहे थे। आखिर उनका एटीट्यूड है और आखिर वो अफोर्ड करती है तो उनके इस्तेमाल पर आई होप कि आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, है ना। उसकी बात सुन तंश दांत पीस लेता है। तंश, क्या आपके दोस्त ने कहा नहीं था आपको दिल बड़ा रखने के लिए, मुझे तो लगा था कि मिस सीईओ के पास बहुत बड़ा दिल है। उद्धरण चिन्ह। करण, हाँ तो हमने मना कब किया, आप माफी तो मांग कर देखिए, आप मांगे और हमारी सीईओ न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तंश अब तक पूरा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था। आजू बाजू लोग उसके बारे में बात करने लगे थे। विशाखा, अरे छोड़ो बेबी, मुझे तो लगता है कि इनमें तो अपनी गलती मानने के भी गट्स नहीं है, ये तुम्हारी दरिया दिली के काबिल नहीं। तंश, आई एम सॉरी। जिस पर निराली ने कोई जवाब नहीं दिया। तंश, अब क्या हुआ। उसकी आवाज में गुस्सा साफ साफ सुनाई दे रहा था। कारवी, अरे तुम किससे माफी मांग रहे हो। तंश, निराली से, और ये तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, एक से पूछो तो जवाब कोई और देता है। उद्धरण चिन्ह। विशाखा, तो ऐसा साफ साफ कहो ना कि कुमारी सीईओ हमें क्षमा करे, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सीधा, और रही बात एक से पूछो तो किसी और के जवाब देने की, तो हम एक टीम है, एक दूसरे के लिए खेलते रहते हैं। उनका डिस्कशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था सबकी हैरानी आसमान छू रही थी। अभी तक वहां पर बहुत से लोग जमा हो गए थे, यहाँ तक कि भार्गव फैमिली भी, और सब कुछ देख और सुन रहे थे। तंश, मिस सीईओ, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस बार भी निराली ने जवाब नहीं दिया। तंश, अब क्या हुआ। करण, कुछ नहीं, मैंने कहा था आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सीईओ बहुत दरिया दिल है, वो आपको माफ कर देगी, तो उन्होंने माफ कर दिया है, चलिए छोड़िए, आप भी क्या याद रखेंगे। वही इस बार तंश का मुंह सच में खुला का खुला रह गया था। उसकी ये बात सुनकर तो सबको अब चक्कर ही आने लगे थे। उसने तो बोला था माफी मांगोगे तो माफ करेगी। तभी तंश के एक फ्रेंड आगे आया। तंश का फ्रेंड, पर तुमने तो बोला था कि माफी मांगोगे तो माफ कर देगी। विशाखा, अरे मेरी डीबो के पास किसी चीज की कमी थोड़ी है, उसे तुम्हारे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करके उसकी बाउंड्रीज में घुसोगे। क्या तुमसे हम इतनी भी सेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। गलती की है तो माफी मांगो, क्या वो भी हम बताए हैं, माँ काली क्या दिन आ गए हैं। उसकी इतनी प्यारी आवाज में इतने ड्रामेटिकली बोलते देख सब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और हंसने लगे, जिससे तंश और उसके दोस्त को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तंश, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम लोगों को भूलने दूंगा। उसकी धमकी धीरे से दी गई थी, जो सिर्फ निराली के ग्रुप को, भार्गव फैमिली को और सूर्यवंशी ब्रदर्स को सुनाई दे रही थी। उसकी धमकी का जवाब देने जब निर्वाण, अर्थव, अयान, नील, आहान, अहिर और यहाँ तक अरमान जी और आदित्य जी बड़े ही थे कि उन्हें एक आवाज आए।
कारवी महाशय आप चिंता ना करें, हम वैसे भी कुछ नहीं भूलते, हमारी याददाश्त बेहद अच्छी है, हमने कॉलेज टाइम में बहुत बादाम खाए हैं। अगर आपको याद रखने में कोई भी परेशानी हो तो आप सहायता की आवश्यकता हो तो हमें जरूर याद करें, हम आपको बादाम भिजवा देंगे। मेरे सिदके यहाँ काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। अब तो सबका दिमाग ही सरक गया था, यहाँ तक तंश और उसके दोस्त को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। तो वो दोनों उन्हें घूरते हुए वहां से निकल गए। आहान उछलते कूदते हुए कारवी के पास आया और एक्साइटमेंट में उसे गले लगा लिया। आहान, कारवी दी क्या धोया है आपने? बिना साबुन पानी का छोड़ो, आपने तो बिना हाथ लगाए धो दिया। विशाखा, बस कारवी दी ने धोया है। आहान, नहीं नहीं, आप सब लोगों ने भी कमाल का धोया है, प्लीज मुझे भी सीखना है कैसे किया ये। बाकी सब ना में सर हिलाते हुए आहान को देख रहे थे। अर्थ वह हाँ वैसे था क्या ये महाशय, सहायता की आवश्यकता हो तो बादाम भिजवा देंगे, सीरियसली। ये सब वो हंसते हुए कह रहा था। कारवी, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी, 1001 तरीके किसी को भी भाड़ में जाने के बोलने के, पर ऐसे कि वो आपसे ही भाड़ में जाने का रास्ता पूछे। उसकी बात सुनकर कोई खांसने लगा तो कुछ लोग आंखें बड़ी बड़ी करके कारवी को देखने लगे। वहीं निराली का ग्रुप उनका ऐसा रिएक्शन देखकर हंसने लगा। वहीं निराली के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। अर्थव ने तो वो सवाल ऐसे ही पूछ लिया था, उसे नहीं पता था कि वो इसका सीरियसली कोई जवाब देगी। आहान, ये आपने कहाँ से सीखा है? मुझे भी सीखना है। विशाखा, ये हमने तब सीखा था जब हमारा कोई बैकग्राउंड ना होने के वजह से, जिनके पीछे उनके रिलेटिव्स है या पेरेंट्स का कोई बैकग्राउंड होने के वजह से हमें पीछे धकेल दिया जाता था और इवन बुली किया जाता था, और वो हमसे बड़े होते थे। वो जब ऐसा करते थे तब हमें बहुत गुस्सा आता था, बुरा लगता था कि हमारा कोई क्यों नहीं है, और इस गुस्से में हम उन्हें गलत शब्द बोल जाते थे जो वो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते थे। तब निराली ने हमें ये टेक्निक सिखाई थी और हम इसका और इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इसे यूनिटी में करते हैं और हमेशा एक परिवार जैसे जुड़ के रहे जिससे हम आगे बढ़ पाए। उसकी बात सुन पहले तो सब दुखी हो गए थे, लेकिन आगे की बात सुनकर उन्हें उन पर बहुत प्राउड फील हुआ और खासकर निराली पर। 31 रोमांटिक डांस। आगे तंश के वहां से जाने बाद भी पार्टी चालू रहती है, खत्म नहीं होती। भार्गव परिवार फिर से अपने मेहमानों को अटेंड करने चला जाता है। वहां अब सिर्फ निराली, उसकी टीम और सूर्यवंशी ब्रदर्स थे। सिद्ध निराली के करीब जाकर उसके कान में कुछ कहता है जिसे देखकर निर्वाण का ओरा अचानक ठंडा पड़ने लगता है। नील भाई, वो सिर्फ दोस्त है और उसका दूसरा दोस्त तो कमिटेड है। जिस पर निर्वाण खामोश रहता है, पर उसका मन शांत नहीं था। नील, लेकिन ये तो कमिटेड नहीं है और दोस्त है तो दोस्त की तरह रहे ना, इतना करीब आने क्या जरूरत है। जो बातें निराली साफ साफ सुन पा रही थी। तभी एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई होती है वो निर्वाण और नील की तरफ बढ़ती है, पर निर्वाण के पास आती ठंडी हवा के वजह से वो नील आगे जाके खड़ी हो जाती है। वो लड़की, हे हैंडसम, क्या तुम मेरे डांस करना चाहोगे? नील, वाई नॉट, बस एक मिनट। निराली जी, आप मेरे भाई के साथ डांस करेगी? वो क्या है ना, अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या उन्हें कंपनी दे सकती है? मुझे यकीन है उन्हें आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगेगी। नील ने अपने भाई की फीलिंग्स को अच्छे से समझ लिया था और वो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर कहीं कहीं तंश की हालत देख डर भी लग रहा था, पर निराली से थोड़ा कम, क्योंकि निराली ने उसके भाई के साथ अच्छे से बात की थी और हाथ भी मिलाया था। पर उसने ये भी देख लिया था कि निराली के दोस्त उसको एक बात बोलने पर सामने वाले की क्या हालत कर देते हैं। वो उनसे काफी डरा हुआ था। कारवी, लेकिन उनके लिए तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या एक लड़की को डांस के लिए कैसे पूछते हैं ये इन्हें नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नील को डर लगने लगा कि कहीं जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ वो उनके साथ ना हो जाए। उसे अब पछतावा हो रहा था कि कहीं जल्दबाजी में उसने कोई गलती कर दी है। पर तभी निर्वाण निराली के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बेहद ही एलिगेंटली अपना हाथ निराली की तरफ बढ़ा दिया। निर्वाण, डियर, डू यू लाइक टू डांस विथ मी? निराली ने बिना कुछ कहे 2 सेकंड उसकी आंखों में देखा और फिर बिना कुछ बोले ही उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। ये देखकर नीर तो बहुत खुश हो गया। वहीं निराली की टीम ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें तो तभी निर्वाण की इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी जब निराली ने उसे इनडायरेक्टली ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट कहा था। उसके बाद उसी तरह पर ड्रामेटिक अंदाज में निर्वाण को चिढ़ाने के लिए कारवी ने अपना हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। कारवी, डियर, डू यू लाइक टू डांस विथ मी? सिद्धार्थ भी निराली की तरह ही बिना कुछ बोले अपना हाथ कारवी के हाथों में रखना चाहता था, मगर जब उसे अपने ऊपर निराली की सर्द नजरों का एहसास हुआ तो उसकी निराली की नकल करने की हिम्मत नहीं हुई। सिद्धार्थ, शो कारू चलो। जब कारवी ने उसे इस तरह बोलते देखा तो भौं ऊपर कर इशारे से क्यों पूछा, तो सिद्धार्थ ने भी उसे आंखों से ही निराली की तरफ इशारा किया। तो वो भी उसकी आंखें देखकर सकपका गई और इधर उधर देखने लगी। विशाखा, करण चलो हम भी चलते हैं। करण, हम
करण जानता था कि ये वो कार्वी की मदद करने के लिए कर रही थी। आखिर में 4 जोड़ियां स्टेज की तरफ बढ़ गई। विशाखा ने एक रोमांटिक सॉन्ग चलाने को कहा। सॉन्ग निर्वाण ने जब गाना सुना तो उसे अपनी फीलिंग से मैच होता महसूस हुआ, इसलिए वो प्यार में बात ऐसी है। चारों के चारों कपल काफी अच्छे तरीके से डांस कर रहे थे। करण और विशाखा में प्यार और शरारत झलक रही थी तो वही सिद्ध और कार्वी में एक जबरदस्त केमिस्ट्री, वहीं नील और उस लड़की में सिर्फ स्किल्स दिखाई दे रही थी। वहीं निराली और निर्वाण तो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके थे। लेकर इजाजत अब आपसे। सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप हाय आप बाकी हैं। ना चाहते हुए भी निर्वाण को बात अपनी और निराली वो करीबी याद आ रही थी जिसके बारे में उसने सपना देखा था, और उसके ख्याल सुनकर निराली भी उस दिन में खो गई थी। उनके बीच माहौल काफी रोमांटिक हो चुका था। तभी निर्वाण निराली को गोल घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लेता है और अपना चेहरा उसके बालों में घुसा देता है और उसकी बालों में खुशबू लेने लगता है। लेकिन जल्द से उसे होश आता है कि वो क्या कर रहा था। उसने शायद इससे निराली अनकंफर्टेबल हो जाएगी। पल भर ना दूरी से है आपसे, तो उसने फिर से घुमाया और एक फ्लिप के बाद गोद में उठा लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें उलझाने लगे। देखा हजारों दफा आपको, और गोल गोल घुमाने लगा। सब लोग भी सेम प्रोसेस में एक साथ बीट पर डांस कर रहे थे। 32 निराली की शादी। आगे सॉन्ग खत्म होने के बाद सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर निराली को निर्वाण के साथ देखकर कोई खुश नहीं था। दोनों ही बड़े घर के बच्चे थे जिनसे उन्हें फायदा हो सकता था। तो वहीं नील के साथ जो लड़की थी उसकी फैमिली खुश हो रही थी, क्योंकि नील ने भी आज तक ऐसी पार्टियों में किसी के साथ डांस नहीं किया था। पर उनको नहीं पता ये तो सिर्फ भाई की अपनी होने वाली भाभी के साथ सेट इन करने किया था। तो कुछ लोग निराली के चारों दोस्तों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। वही भार्गव परिवार बहुत ज्यादा खुश था। तभी उन्हें एक मिडल एज आदमी उनकी तरफ आता दिखा, वो भी तकरीबन आदित्य जी की ही उम्र के आसपास थी। विश्वनाथ जी, काफी देरी से आए हो। सारांश, हमारी पोती को देखने की इच्छा नहीं थी क्या? इतना कहकर उन्होंने नाराजगी में बच्चों जैसा मुंह बना लिया। उनकी ऐसी हरकत देखकर सब मंद मंद मुस्कुराने लगे। सारांश जी, पापा आप 5-6 बच्चों के दादाजी बन चुके हैं और बातें अभी भी बच्चों जैसे कर रहे हैं। मैं शहर में ही नहीं था, वरना मैं तो अपनी बच्ची से मिलने सबसे पहले आकर बैठता। उनकी बात सुन सब मुस्कुराने लगे। ये सारांश सूर्यवंशी है, नील और निर्वाण के डैड। इन्हें सारिका के बारे में कुछ नहीं पता। वो अभी तक भार्गव खानदान की किसी भी बेटी से मिले नहीं है। ये काफी अच्छे दोस्त है, पर इन्हें इस बारे में नहीं पता इस रस्म की वजह से। पर निर्वाण और नील को पता है। अर्थव का दोस्त होने के वजह से अर्थव ने बताया नहीं, लेकिन साथ रहते रहते पता चल गया। लेकिन सच्ची दोस्ती निभाते हुए उन दोनों ने अपने घर पर भी नहीं बताया। गीतागली जी, अरे इन्हें छोड़ो। सारांश बेटा ये बताओ तुम कैसे हो? सारांश, माँ आपके होते हुए आपका बेटा कैसे होगा? सारांश जी के माँ बाप यूं उनके बचपन में ही गुजर गए थे और गीतागली जी और विश्वनाथ जी ने ही सारांश जी को संभाला था, इसलिए वो उन्हें माँ पापा बोलते हैं और इसलिए निर्वाण और नील भी उन्हें दादाजी और दादी माँ कहते हैं। सारांश, वैसे माँ मेरी बच्ची कहाँ है? तो गीतागली जी निराली की तरफ इशारा कर देती है। जब सारांश जी जब उस तरफ देखते हैं तो उन्हें हरे आंखों वाली एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी उन्हें अपना बड़ा शहजादा निर्वाण दिखता है, जिसके हाथ में निराली का हाथ होता है। उन्हें इस तरह साथ देख पहले तो वो हैरान हो जाते हैं, बाद में उनके चेहरे पर और बड़ी मुस्कुराहट आती है। तभी उनकी सोच को रोक लगाते हुए कोई उन्हें पीछे से गले लगा लेता है। जब वो पलटकर देखते हैं तो पाते हैं ये आदित्य जी थे। उनके तुरंत बाद वहां अभय जी भी पहुंच जाते हैं। काफी समय बाद एक दूसरे मिले दोस्त ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कितने बरसों बाद मिले हो। तभी सारांश जी की नजर फिर से स्टेज से उतर रहे निराली और निर्वाण पर गई और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान छा गई। तभी आदित्य जी की नजर सारांश जी की मुस्कान पर जाती है। आदित्य जी किस बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहे, आप हमें भी बताकर मुस्कुराने का मौका दीजिए। सारांश जी, अरे वो हमारे शहजादे को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। नील के वक्त जब उनकी माँ हमें छोड़कर चली गई थी तब से निर्वाण ज्यादा किसी के साथ नहीं रहता है और आज तक मैंने किसी लड़की के साथ उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। लेकिन इतना कहकर चुप हो गए, लेकिन सब उनकी बात समझ गए। सारांश जी, निर्वाण तुम्हारे सामने ही बड़ा हुआ है और मैं तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ हूँ और तुम लोग नील को भी अच्छे से जानते हो। अगर हो सके तो हमारे निर्वाण के लिए मैं निराली हाथ चाहूंगा। आदित्य जी, अभी उसकी शादी कहाँ? अभी तो वो हमें मिली। सारांश जी, अभी मिली है मतलब? इस पर अभय जी जो हुआ सब कुछ बता देते हैं। आदित्य जी, मेरी बेटी अभी अभी घर आए है, मैं उसकी अभी शादी नहीं करवाना चाहता, मगर जब भी उसकी शादी की बात होगी सबसे पहले हमारे निर्वाण से ही होगी।
सारांश, अरे मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ। हाँ मानता हूँ कि बेटी बाप होना बहुत मुश्किल है। तू जब चाहे तभी इस बात करूंगा और चिंता मत कर, अगर वो तुम लोगों के साथ रहना चाहे तो कुछ रस्मों के बाद वो और हम सब यही पहले जैसे साथ रहेंगे, तब तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना अगर मेरा बेटा घर जमाए बन जाए। उनकी बात पर आदित्य जी हंसने लगे। आदित्य जी, अरे वो भी हमारे बेटा ही है, हमें क्या ही दिक्कत होगी। वहीं निराली के पास एक वेटर ग्लास वाइन लेकर आया तो उसने मना कर दिया, तो उसने एक और ग्लास जिसमें जूस था वो लेकर आ गया, लेकिन निराली ने अब भी मना कर दिया। तो उस वेटर ने पीछे मुड़कर एक और देखा और फिर से निराली को मनाने की कोशिश करने लगा। तभी एक लड़का आया और उस लड़के से टकरा गया और जूस नीचे गिर गया और उस लड़के सूट पर गिर गया। सूट वाइट था, जूस से पूरा ऑरेंज हो चुका था। तो वो लकड़ा वेटर पर चिल्लाने लगा। उनकी आवाजें सुनकर बाकी के लोग भी तमाशा देखने चले आए। ये तो सालों से लोगों फेवरेट काम रहा है। इसी भीड़ में निराली वहां से आराम से निकल गई, लेकिन पार्टी में हंगामा देखकर अर्थव कुछ गार्ड्स को लेकर वहां पहुंचा और झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। वहां की भीड़ हटने का नाम ले रही थी। 33 नाजुक सी राजकुमारी छाई हुई है, सब लोग मिलजुल कर एंजॉय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सारिका की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। उसे और उसके साथ की सारी लड़कियों पे फीमेल कांस्टेबल अपना हाथ साफ कर रही थी। अब तक तो सबका नशा उड़न छू हो गया था और सब खामोश से हो गए थे। वही सारिका थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारिका, तुम लोगों को समझ नहीं आता, मुझे छोड़ो, तुम नहीं जानते कि मैं कितने बड़े परिवार की लड़की हूँ। तभी जो लड़की कल संजना के साथ थी वो सारिका को देखकर हंसने लगी। वो लड़की, अबे अमीर मैम इतनी अमीर है तो उस नाली जैसी जगह पे क्या कर रही थी। चल छोड़, ये झूठ इन पर काम नहीं करेगा। सारिका, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं कह रही हूं तो मान क्यों नहीं लेते, मैं सच बोल रही हूं। संजना, सारिका चुप हो जाओ, हम इनके साथ ही छूट जाएंगे। फिर थोड़ा पास जाकर, संजना, अगर घर पर पता चला तो हम उनको क्या जवाब देंगे, चुपचाप बैठ जाओ। अगर घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाली जाना चाहती हो तो चुप हो जाओ, वरना भार्गव परिवार छोड़ने का मन बना लो। वैसे भी उनकी असली बेटी तो है, अब उनके पास है। सारिका, उसकी बात सुनकर सारिका बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर वो अपने गुस्से का घुट पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वहां पर बहुत सारे एक के बाद एक धुल कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी बेशर्मी बंद नहीं हो रही थी। मगर इन सब से अब नशा उड़ने के बाद संजना और सारिका को घिन आने लगी थी और ऐसे तकलीफ होने लगी थी। और कहीं ना कहीं संजना समझ चुकी थी कि वो दोनों बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। यहाँ से निकलना अब उन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। ये लोग उनका पीछा इतना इजीली नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ तंश अपने घर आ चुका था। उसने अपना कमरा बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। यहाँ वहाँ कांच बिखरे पड़े हुए थे। तंश ने अपनी शर्ट गुस्से में फाड़कर फेंक दी थी। वो बहुत ज्यादा हैंडसम, उसकी मुस्कुलिन बॉडी अनक्वर्ड थी। वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, इसलिए लड़कियां उसके पास आने को मरती थी, भले ही उसका गुस्सा कितना खराब हो या वो लड़कियां कपड़ों की तरह बदलता हो। इसी देतरा पुरानी निराली को इससे प्यार हुआ था, पर तब ये सिर्फ लिखी हुई नॉवेल थी जिसमें फीमेल लीड मेल लीड से बहुत प्यार करती थी और उसके प्यार में अपना सब कुछ गवा बैठती, यहाँ तक खुद को भी खो बैठती है, जिसके बाद मेल लीड को अपने किए पर पछतावा होता है और वो हमेशा के लिए बदलकर अच्छा हो जाता है। उनका एक बेटी होती है जिस पर नॉवेल सेकंड पार्ट लिखा जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही निराली की परनानी चल बसी। तंश, सीईओ निराली, भार्गव, बहुत अकड़ और घमंड है ना आपको खुद पर। उस घमंड को तोड़कर, उस अकड़ को तोड़कर आपको अपने घुटनों पर बिठाकर मेरे लिए भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी तंश रॉय नहीं। वही उसके कमरे के दरवाजे पे खड़ा हुआ उसका दोस्त और उसकी माँ दोनों ही बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त तंश गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। निराली और उसके दोस्तों का उसकी इतने सारे लोगों सामने बेइज्जती करना उसके ख्यालों जा ही नहीं रहा था। असल में तंश की भी एक कंपनी थी और वो उसका सीईओ था, लेकिन वो हाल ही में ही खोली गई थी। ओरिजिनल कहानी में जब निराली निर्वाण की जगह तंश के पीछे थी, तब इस वजह से निर्वाण बिल्कुल भी अपने काम पर ध्यान नहीं देता। वही तंश आगे चलकर ग्रो करता है। इस दुनिया में निराली कुछ अलग, जिसने बाकियों से छोटी होकर भी इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी, और जो लोगों को बताई थी वो तो बस उसका 1% था, जिसका ही उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। जो बातें भार्गव परिवार के मेंशन में हुई, उन बातों को याद जी करते हुए वो फिर से सामान तोड़ने लगा। इस बार तोड़ते हुए उसका हाथ टूटे हुए कांच पर जाकर लगा और उसके हाथ पर बड़ा सा कट लग गया। उस कट से खून निकलने लगा। ये देख कब से उसके कमरे के दरवाजे पे खड़ी उसकी माँ भागते हुए उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में ही उसके दोस्त ने फर्स्ट एड बॉक्स तंश की मॉम को दे दिया। तंश की मोम सरस्वती जी जल्दी जल्दी चोट पर दवाई लगाने लगी और आहिस्ता से फूंक मारने लगी ताकि जलन कम हो। अपने माँ को इतना केयर करता देख तंश धीरे धीरे शांत हो गया।
सरस्वती, क्यों करता ऐसा? खुद का ख्याल नहीं रख सकता तो मेरा तो ख्याल रख। और ऐसा भी क्या हो गया, एक लड़की ने रिजेक्ट किया और थोड़ा भाव खाया है? दुनिया में अभी भी बहुत सारी लड़कियां बाकी है। तंश, नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। अब तो वही मिसेज तंश रॉय बनेगी और जिस लड़के को रिजेक्ट किया उसे पूरी जिंदगी भर के लिए उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं उस नाजुक सी राजकुमारी की जिंदगी किसी पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह कर दूंगा। उसे भी तो पता चले कि उन लोगों ने किसकी बेइज्जती की है। उसे जिंदगी भर का पछतावा देना चाहता हूँ। तंश का दोस्त केवल, अबे छोड़ यार, मुझे नहीं लगता वो लड़की जितनी दिखती है उतना आसान है। आज तक जो भी टेक्स्ट ऑफ डेको के अगेंस्ट गया वो कभी टिक नहीं पाया। और टैक्ट ऑफ डेकर के किसी भी ऑफिस में किसी तरह की कोई कंप्लेन भी रजिस्टर नहीं होती। वहां पर इतना सेफ और जबरदस्त माहौल है। तंश घूर कर केवल को देखने लगता है। तंश, मैंने तुझे अपनी बेइज्जती करने वाले की तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया। अगर तू जाना चाहता है तो जा सकता है। 34 प्यार हो गया था। तंश के घर में। सरस्वती जी, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो मैं तुम्हारे दादाजी से कहूंगी भार्गव सर के यहाँ तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। उनके हेड के साथ तेरे दादाजी के अच्छे रिश्ते हैं, वो दोनों दोस्त भी हैं, उनकी बात जरूर सुनेंगे। और एक बार बचपन में तेरे दादाजी ने उनकी जान भी बचाई थी। तब भार्गव खानदान ने तुम्हारे दादाजी से प्रोमिस किया था कि वो उनसे जो भी कोई एक चीज मांगेंगे वो बात अगर उनके बस में हुई तो वो जरूर देंगे। पर तब तुम्हारे दादाजी ने कुछ लेने से मना कर दिया था, पर उनके बहुत कहने पर उन्होंने जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे कहा था। इसलिए तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना अपने बच्चे के लिए। उनकी बात सुन तंश के चेहरे पे मिस्टीरियस स्माइल आ गई। केवल, क्या वो लड़की अपने परिवार की बात मानेगी? तंश, जरूर मानेगी, वरना वो अपने जायदाद से बेदखल कर दी जाएगी। और उसके बाद उसका क्या होगा? माना वो खुद सीईओ है, लेकिन भार्गव परिवार से निकाले जाने की खबर उसके लिए फिर भी हानिकारक ही होगी और राजकुमारी अपना राजमहल छोड़ के जाएगी भी कहा। सरस्वती जी अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वो एक अच्छी इंसान थी। ये तक कि उन्हें अपने बेटे के प्लेबॉय होने के बारे में भी बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। सरस्वती जी, बेटा तंश ऐसे बात नहीं करते। वो तुम्हें पसंद है तो तुम उसके लिए एफर्ट्स करो, देखना वो जल्दी ही तुम्हें समझने लगेगी, फिर तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगे। बेटा, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। तंश, ओके मॉम, आप जैसा चाहती है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। सरस्वती जी, जियो मेरे लाल, एक माँ को इससे ज्यादा क्या चाहिए। लव यू बच्चा। तंश, लव यू टू मॉम। सरस्वती जी, चल बातें बहुत हो गई, मैं खाना लगती हूँ। तुम लोग जल्दी फ्रेश होके नीचे आ जाना। मुझे पता है इतना कुछ हो गया तो तूने जरूर कुछ भी खाया नहीं होगा। तंश, जी माँ, बहुत भूख लगी है। मॉम आप चलिए, हम आते हैं। केवल, क्या तू सच में उससे शादी करने वाला है? हाँ ठीक भी है, आखिर तुझे इतने बड़े घर की इकलौती लड़की, वो भी इतनी खूबसूरत सी, और कहाँ मिलेगी? तंश, हाँ मैडम, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज्यादा दिन तक उनकी ये खूबसूरती उनकी नहीं रहेगी, मेरी हो जाएगी। तंश रॉय की और राजकुमारी से रानी नहीं, मेरी दासी बनेगी। अपनी आज हुई बेइज्जती का बदला जब तक मैं न ले लूं, मैं शांत नहीं बैठूंगा, ना ही उन्हें बख्शूंगा, उनमें से एक को भी नहीं। ये सब कहते हुए तंश की आवाज गुस्से में कांप रही थी। वही उसकी बात सुनकर केवल ने नामे सर हिला दिया। उसने सोच कैसे लिया कि तंश कभी सुधर भी सकता है। केवल, भाई जो भी करना सोच समझकर करना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताने के अलावा कुछ भी ना बचे। तंश रॉय कभी भी अपने किए गए फैसले पर पछताता नहीं है। केवल, ठीक है तो तुझे जो करना है वो कर, फिर मत बोलना कि तुझे कहा नहीं था। इतना कहकर वो इसके कमरे से चला जाता है। वही दूसरी तरफ भार्गव मैंशन में डिनर चल रहा था। सारे मेहमान एक तरफ और घरवाले एक तरफ थे। वहां किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। भार्गव परिवार की भव्यता सबके आंखों में जैसे चमक रही थी और उससे भी ज्यादा उनकी आंखें भार्गव खानदान के बच्चों को देखकर चमक रही थी। जिन लोगों की बेटी थी वो चाहते थे कि उनकी बेटी से भार्गव खानदान का कोई एक लड़का तो शादी कर ले। वही जिनके लड़के थे वो उनके पास बस एक मौका था और वो थी निराली। वही उन्हें ये अपने लड़कों कहने की भी कोई जरूरत नहीं थी, वो सब पहले से ही निराली के लिए एफर्ट करने के लिए रेडी थे। पर उसके पास उसके भाई, दोस्त और सूर्यवंशी ब्रदर्स थे, इसलिए लड़कों को कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। वही फैमिली टेबल पर सारंश जी भी पूरे भार्गव परिवार के साथ बैठे सबसे बातें कर रहे थे, पर उनकी नज़र पूरी तरह से निराली और निर्वाण पर ही थी। वैसे तो निर्वाण में बाहरी तौर पर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था, पर एक बाप होने के नाते वो अपने बच्चे को देख इतना तो समझ ही सकते थे कि कितने वक्त के बाद वो जिंदगी जी रहा था, ऐसा लग रहा था। इसलिए उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो किसी भी तरह से निराली को अपनी बहू बनाएंगे। और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि निराली और निर्वाण की शादी बाद उनके परिवार में खुशियां खुशियां होंगी। वही उनसे थोड़ी दूर बैठी निराली ने जब उनके मन की बात सुनी तो वो थोड़ी हैरान, थोड़ी खुश और पहली बार थोड़ी नर्वस थी।
जब निराली के पास बैठे अर्थव ने जब देखा कि निराली शांत बैठी है और कुछ नहीं खा रही है तो वो चिंता से उसकी तरफ देखने लगा। जब उसके पास ही बैठी कारवी ने ये देखा तो निराली के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाया, जिससे निराली होश में आ गई। तो कारवी ने उसे इशारे से क्या हुआ पूछा तो निराली ने ना में सर हिला दिया। तो कारवी ने इशारे से ही खाने पर ध्यान देने को कहा तो निराली भी चुपचाप खाना खाने लगी। वहीं निर्वाण की नजरें लोगों के नजरों में तो खाने पर थी, पर असल में वो सिर्फ और सिर्फ निराली को देख रहा था। उसका खाने में बिल्कुल भी मन नहीं था। उसे देखते हुए कभी उसके मन में निराली के साथ आज बिताए यादगार लम्हे उसके आंखों के सामने आते तो कभी उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में की गई उसकी इमेजिनेशन रील की तरह यादों में घूमने लगती और उसकी नज़र उसकी आंखें, होठों और गर्दन और कॉलर बोन पर जाती, जिसे उसने रोकने की बहुत कोशिश की। वो बिल्कुल भी अपने प्यार के बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहता। हाँ, उसे आज निराली के साथ वक्त बिताकर फाइनली ये समझ आ चुका था कि उसे निराली से प्यार हो गया था। 35 क्या अब मुझे स्वीट हॉट को लड़कियों से भी बच्चा कर रखना होगा? अब आगे जेल में कैसे भी करके सारिका और संजना ने उन लोगों के साथ 4 घंटे बिता लिए थे और अब जाकर पुलिस वालों उन्हें वार्निंग देकर छोड़ा था, क्योंकि जब पुलिस वालों ने अपना पुराना रिकॉर्ड चेक किया उनमें कहीं भी उनका नाम नहीं था। इसलिए पुलिस वालों को लगा कि वो इस ग्रुप में ऐड हुए नए मेंबर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने जितना हो सके उतना उन्हें समझाया कि ऐसे लोगों और ऐसे ग्रुप से दूर रहे जिससे उनका एक फ्यूचर खराब हो सकता है। उनकी बातें सुनकर सारिका को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर संजना कहने पर कंट्रोल कर चुपचाप दोनों उनकी बात शांति से सुनने लगे। काफी सुनाने के बाद एग्रीमेंट पर साइन कर उन्हें छोड़ दिया गया। सारिका और संजना थोड़ी देर में बाहर आ गए। वहीं उनके पीछे एक एक कर उन लोगों को भी छोड़ दिया गया था जो उनके साथ ही पकड़े गए थे। सारिका और संजना वहां से जल्द निकलने की जगह वहीं पर एक दूसरे से शिकायत करने लगी। तभी वो लड़के लड़कियों का जीआर भी धीरे धीरे उनके पास आकर खड़ा हो गया। शाविक ने आके सारिका कंधे पर हाथ रख दिया। शाविक, बेबी कहीं अच्छी सी जगह चले। उद्धरण चिन्ह। वही वो लड़का जो उस लड़की के अलावा संजना के साथ था वो भी संजना के पास गया और पीछे से उसे टाइटली हक कर लिया और उसकी गर्दन में अपनी नाक गुस्सा कर स्निफ करने लगा। वही संजना पहले तो ठिठक गई, मगर जब उसे होश आया तो जल्दी से उस लड़के अपने से दूर करने की कोशिश करने लगी। सारिका, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सपने देखो। इतना कहकर उसने उस लड़के का हाथ अपने ऊपर से हटा दिया, मगर उस लड़के ने गुस्सा नहीं किया। एक क्रिपी स्माइल के साथ सारिका कमर में हाथ डालकर उसे आप तरफ खींच लिया और अपने थंब से उसके होठों को सहलाने लगा। शाविक, मुझे सपने देखने की क्या जरूरत है? तुम ऑलरेडी कल रात मेरे नीचे आहें भर रही थी मेरे कानों में, तो अब भी तुम्हारी वो मीठी सिड्यूसिंग आवाजें गूंज रही है। तुम फिक्र मत करो, आज तो मैं तुम्हें उससे भी अच्छा फील करवाऊंगा। वही उसकी बात सुन सारिका का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी, पर इससे पहले वो कुछ कहती कि शाविक ने उसे बीच में रोक दिया। शाविक, शरीफ घर से होना, अगर शरीफ ही घर से रहना चाहती हो तो चुपचाप कोऑपरेट करो, वरना कल रात के फोटोज और वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगी। उसकी बात सुन सारिका और संजना बुरी तरह से डर गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। जब उन लोगों ने उन दोनों के ऐसे चेहरे देखे तो वो समझ गए कि उनका काम बन जाएगा। तभी वो लड़की जो संजना के साथ थी वो झूठी चिंता दिखाते हुए संजना के पास आए और उसके कंधे पर सर रख दिया। केत की, अरे शाविक, ये बेबी डॉल सा कितनी प्यारी है, तुम इनसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? इन्हें देखकर तो तुम्हें इन पर प्यार आना चाहिए नहीं। उसकी बात पर शाविक ने हंसने लगा। शाविक, बिल्कुल केत की, इन पर मुझे बहुत प्यार आ रहा है। ये कहते हुए वो सारिका गोद में उठा लेता है। तो चलो एक प्यारी सी जगह चलते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार हो। सब लोग हाँ बोल देते हैं। वही सारिका और संजना को कोई मौका नहीं मिलता। राहुल संजना को भी अपनी गोद में उठाकर चल दिया था। अब रात के करीबन 1 बज चुका था और इनकी गाड़ी सड़कों पर अभी दौड़ रही थी। वही दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो चुकी थी। एक एक कर गेस्ट विदा लेकर घर ले लिए निकल रहे थे। वही गीतांजलि जी ने सूर्यवंशी परिवार को और निराली के दोस्तों को या भार्गव मेंशन में रहने के लिए मना लिया था। वो आज यही रुकने वाले थे। थोड़ी देर में सब अपने कमरे में चले गए। निराली का कमरा। निराली कमरे में आते ही नहाने चली गई। उसने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया था, इसलिए उसने वॉशरूम में कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं समझी और वॉशरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़ी हो गए। मौसम बहुत सुहाना था और निराली लवेंडर की खुशबू से भरे बेहद ही सॉफ्ट बॉडी वॉश से नहाने का मजा उठा रही थी। नहाने के बाद अपना स्किन केयर रूटीन पूरा करके बाथरोब पहन के बाहर आ गई। तभी दरवाजे पर बेल बजी। जब निराली ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक मेड खड़ी थी। जब उस मेड ने निराली को इस हालात में देखा तो ये भूल कर कि वो खुद भी एक लड़की है, निराली को एक टक निहारने लगी। आखिर निराली लगी इतनी औसम रही थी। वाइट बाथरोब जो घुटनों तक आता था, उससे उसकी लंबी गोरी पतले लेगज दिखाई दे रहे थे।
उसका प्यारा सा खूबसूरत चेहरा और प्यारा और गर्म पानी के वजह से हल्का सा लाल हो गया था। उसके लिप्स जो नेचुरली ही लाल गुलाब की तरह थे, उन पर तो जैसे पानी, तो ऐसा लग रहे थे जैसे उसकी बूंदे लाल गुलाब पर। उसकी वो हरी हिरनी जैसी चंचल आंखें जो किसी का भी मन भटकाने के लिए काफी थी। उसकी गोरी पतली उंगलियां और गोरी सॉफ्ट बाहें, लंबी और करवी गर्दन और खूबसूरत कॉलर बोन, कुल मिलाकर अभी वो जानलेवा लग रही थी। वही जब निराली ने उसे खुद को इस तरह से निहारते हुए पाया तो उसका ध्यान खींचने के लिए खराशने का नाटक किया। तो उस लड़की ध्यान आया कि वो किस तरह से निराली को देखने में खो गई थी। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर वो इस नॉवेल वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लड़की है, ऊपर से अब एक रिच एटीट्यूड से भरी लेडी भी। मेड सॉरी मैम, ये आपकी कॉफी और ये आपके लिए कुछ कुकीज और स्नैक्स है। निराली ने वो प्लेट उसके हाथों से ले ली और अंदर की ओर चली गई। वही थोड़ी दूरी पर एक लड़का ये सब अलग अलग इमोशन के साथ देख रहा था। लड़का, ओह गॉड, तो क्या अब मुझे अपनी स्वीट हॉट को लड़कियों से भी बच्चा कर रखना होगा? आखिर किसी को कह भी क्या सकते हैं, वो दिखती किसी राजकुमारी तरह है, बिहेव भी वैसा ही करती है, और हो भी क्यों ना, आखिर है भी तो असली राजकुमारी ही। जी हाँ, ये कोई और नहीं निर्वाण ही है जो अर्थव के कमरे से उनसे कुछ बात करके आ रहे थे। और निर्वाण का कमरा पहले अर्थव और अरमान जी के बीच ही था, जबकि अब अरमान जी कमरा अब स्पेशली निराली के लिए डिजाइन किया गया था। निराली कमरे में आते ही नहाने चली गई। उसने 36 निराली का ड्रामा जंगल में कौन है अब आगे। निराली अपनी कॉफी और स्नैक्स की ट्रे लेकर अंदर आती है और बालकनी में एक टेबल पर सेट कर देती है, उसके बाद अपना लैपटॉप भी। निराली के कमरे में एक शानदार और एक बड़ी सी बालकनी थी जो पेड़ पौधों से सजा रखी थी। कुछ इमोर्टेंट फर्नीचर रखा हुआ था, तो साथ ही कुछ आर्ट वर्क भी किया हुआ था। तभी अंदर ड्रेसिंग टेबल पर रखा निराली का फोन बजने लगा तो वो अंदर चली गई। निराली, हेलो है मैम। उधर से एक लड़की की आवाज आई। लड़की, बॉस सारी रिकॉर्डिंग्स रेडी है, जब जरूरत हो आप बता दीजिएगा, मैं आप जहां पहुंचाना चाहे मैं वहां पहुंचा दूंगी। निराली, ओके गुड जॉब, भी उनमें से कुछ फोटो मुझे अभी भेज दो। और वो आदमी कहाँ है? वी थैंक यू बॉस, फोटोज भेजती हूँ। और वो आदमी हमारे इन्वेस्टिगेशन रूम में है, अभी तक सब कुछ बोल भी दिया होगा उसने। निराली, हम ठीक है, बाय। इतना कहकर निराली ने फोन रख दिया। थोड़ी ही देर में उसके फोन पर एक क्लिक का नोटिफिकेशन आया। जब उसने फोन में चेक किया तो वो सारिका की बीती रात की तस्वीरें थी। वही वो आदमी सारिका और संजना ने अरेंज किया था निराली को ड्रग देकर ड्रग के नशे में फंसाने के लिए। और ये बात निराली अच्छे से जानती थी, क्योंकि ये बातें सेम नॉवेल में ऐसी हुई थी। अगर कुछ बदल गया था तो वो खुद थी, और इसलिए निराली ने इन सब बातों का फायदा उठाने के बारे में सोचा था। इसलिए उसने सारिका के पीछे अपने कुछ लोग लगा कर रखे थे। वही पार्टी में उसकी अंडर कवर सिक्योरिटी मौजूद थी ही, इसलिए वो आदमी बिना किसी के नजर में आए आसानी से पका गया था और किसी के मन में कोई सवाल भी नहीं आया। फोन लेकर वो बालकनी में आ जाती है और बालकनी में ही काम करने लगती है। वही पास वाली बालकनी से किसी की एक टक नजरें निहारने में लगी हुई थी। वही इसका एहसास निराली को भी हुआ, तो उसने अपने मन में लायोना को अपने HD कैमराज की मदद से कौन है ये पता करने को कहा। लायोना, मेरी बॉस के वुड बी हस्बैंड है, वो आपको एक टक निहारे जा रहे हैं। निराली, ज्यादा बोलने नहीं लगे आप, क्या ये भी मेरे मामू ने सिखाया है? लायोना, ये इस बॉस, आपने बिल्कुल सही गैस किया। निराली, ये अंकल भी ना छोड़ो, अब चुप हो जाओ। निराली बिना कुछ रिएक्ट करे अपना काम करती रही और निर्वाण भी बिना उसे डिस्टर्ब किए उसे निहारता वक्त यूं ही गुजारता रहा। माहौल सुहाना और खूबसूरत एहसास से भरा हुआ था। थोड़ी देर में काम करते करते निराली वही बैठी बैठी सो गई थी। जब ये निर्वाण ने देखा तो चाहा कि वो उसे अंदर बेड पर सुला दे, मगर परेशानी ये थी कि वो रूम में जाए या नहीं। मगर काफी देर सोचने के बाद जब उसे लगा कि निराली को ठंडी लग रही है तो वो खुद को नहीं रोक पाया और एक बालकनी से दूसरी बालकनी में आ गया और निराली की तरफ बढ़ गया। जब वो सोफे के पास गया तो उससे निराली उसी तरह एक बथरोब में सोई मिली। उसका चेहरा चांद की रोशनी में नहाया हुआ था, वो बिल्कुल जिल के पानी की तरह चमक रही थी। उसकी हरी आंखें अभी उसकी भारी घनी पलकों नीचे ढकी हुई थी। कुछ देर उसे यूं ही करीब से प्यार से निहारने के बाद वो उसे उठाने आगे बढ़ता है, मगर जब उसके हाथ निराली के पैरों टच होते हैं तो वो पीछे हट जाता है। लेकिन जब वो निराली को टंड में ठिठुरता पाता है तो फिर से उसके करीब जाता है और इस बार उसे गोद में उठा लेता है और निराली के कमरे के अंदर ले जाकर सुला देता है। उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और थोड़ी देर उसे निहारने लगता है। जब उसे लगता है कि काफी वक्त हो गया है तो वो निराली का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लेता है। निर्वाण, गुड नाइट स्वीट ड्रीम माई स्वीट हॉट। इतना कहकर वो उठने को हुआ ताकि वो जा सके, तभी वो वापस से पीछे गिरने लगा। तब जाकर उसकी नजर अपने हाथ पर गई जो पता नहीं कब निराली ने कस के पकड़ लिया था।
जब निर्वाण ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हार मानकर वो बेड के पास उसका हाथ पकड़कर नीचे बैठ गया और थोड़ी देर में वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। और ऐसे ही कुछ पल और इस सुहानी रात के बीत जाते हैं। अचानक से निराली अपनी आंखें खोलती है, तभी उसकी नज़र निर्वाण पर चली गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आप सही सोच रहे हैं, असल में तो निराली कभी सोई ही नहीं थी बल्कि बस सोने का नाटक कर रही थी। यहाँ तक कि ठंड लगना भी नाटक ही था। निराली उसे आराम से बेड पर लिटाती है, उसे हककर उसके माथे पर उसी तरह किस करती है जैसे निर्वाण ने उसे किया था। निराली, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम टू यू ऑल्सो माई लव, इतना कहकर अपना सर उसकी बाहों में रखकर सो गई थी। दूसरी तरफ एक घने जंगल में जहां ज्यादा जंगली जानवर तो नहीं थे, लेकिन वीकेंड्स पर कुछ लोग कैंपिंग करने आया करते थे और कुछ लोग जिनको जिंदगी में कुछ काम ही ना करना हो वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा ही एक ग्रुप जंगल के बाजू बने झरने के पास रुका हुआ था। 38 घर जमाए बना लेते। अब आगे, ये सब कहते हुए निर्वाण ने निराली के माथे पर चूम लिया। वो प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा और सहलाते हुए ही उससे प्यार से देखने लगा। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। पहले तो वो उसे इग्नोर नहीं कर देता है, लेकिन जब ऐसा फिर से होता है तो वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगते हैं तो वो हैरान रह जाता है। तो वो सच में निराली के कमरे में उसके बेड में उसे गले लगाकर सो रहा था। ओह माय गॉड, अगर वो उठ गई तो, और अगर यहाँ कोई आ गया तो। ओह गॉड, 1 मिनट में तो बेड के पास बैठा था ना, तो बेड पर कब आकर सो गया। चलो छोड़ो, में ही आया होगा। निराली और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है तो उसने खुद तो मुझे अपने पास नहीं सुलाया होगा। वैसे भी अब ये सब सोचने का समय नहीं था, कोई उसे यहाँ देखे उससे पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। ये सब मन ही मन सोचकर वो उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर से निराली को प्यार से देखकर अपनी हिम्मत जुटाकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर किस किया। निर्वाण, बाय स्वीट हॉट, आई विल कम बैक सुन, लव यू। वो फिर बालकनी में चला गया और जैसे एक बालकनी से दूसरी बालकनी में आया था वैसे ही चला गया। उसके जाने के कुछ पल बाद निराली ने अपनी आंखें खोली। आप सभी समझ रहे निराली कब से जगी हुई थी। कभी एक कमांडो रहने के नाते उसकी नींद काफी कच्ची रहती थी और एक बिजनेस वुमन होने नाते वो सूरज से पहले उठा करती थी। वहीं निर्वाण भी अपने सपनों के लिए जल्दी उठा करता था, लेकिन था तो वो एक 22 साल का नौजवान। वैसे देखा जाए तो निराली इस तरह से उससे 2 साल छोटी थी, तो वही निराली बसी उसकी आत्मा का अनुभव 32 साल की महिला और 2 जिंदगी जीने वाली लड़की की थी। इस हिसाब से वो खुद से 10 से 12 साल आगे की समझदारी रखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा उसे अपने आधुनिक युग से आए अनुभवों से और पूरी की पूरी कहानी पढ़ी होने से होता था। निराली का चेहरा जो अभी तक भाव से हीन था, अचानक उस पर एक प्यारी सी दिलकश मुस्कान आजती है। इसका कारण शायद निर्वाण की वो बातें हैं जो वो निराली से कह कर गया था। निराली की नज़र जब अपने बाजू में घड़ी में गई तो उसमें 7:30 बजे हुए थे और ये वक्त इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन वो बहुत जल्दी उठती। जब उसके दोस्तों ने आज उसे उठा नहीं पाया होगा तो उन्हें उसके लिए फिक्र होने लगेगी, इसलिए वो जल्दी से बेड से उठी और तैयार होने चली गई। अगले 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आ गई। अभी तक सारे लोग नहीं पहुंचे थे, शायद बहुत से तो उठे भी नहीं थे, मगर टेबल पर करण और विशाखा नाश्ता सर्व कर रहे थे। वही सिद्धा और कारवी सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। जब उन्हें निराली आती तब जाकर उन्होंने अपनी गर्दन सही की। कारवी, लो आ गई दीबो, मैंने कहा था ना कि वो ब्रेकफास्ट करने के वक्त तक आ जाएगी, लो आ गई। उसकी बात पर करण और विशाखा ने सर ऊपर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा और जब उन्होंने उसे सच में आते देखा तो उन्हें राहत की सांस आई। वो एक परिवार की तरह थे। यहाँ आखिरी फैसला तो निराली का ही होता था, मगर माँ बाप की तरह ख्याल ज्यादातर करण और विशाखा रखते थे इन तीनों का। अब तक निराली भी नीचे आ चुकी थी। निराली, सॉरी, वो कल रात कुछ ज्यादा देर काम कर लिया इसलिए आंख नहीं खुली। विशाखा, ओह थैंक गॉड डिबो, वरना मैं तो डर गई थी कि तू बीमार ना पड़ गई हो। निराली, हाँ मैं बीमार नहीं हूं, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। वहीं उनके पीछे अब तक पूरा भार्गव और सूर्यवंशी परिवार जमा हो चुका था, लेकिन वो सब तो रोज की तरह ब्रेकफास्ट में बिजी थे। गीतांजलि जी, आज तक मैंने ऐसा परिवार नहीं देखा, कितना प्यार है इनमें। सब लोग उनकी बात पर हाँ में सर हिला देते हैं और जाकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विशाखा, आप लोग इतने जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते, ऐसा हमें बटलर सर ने कहा था, इसलिए हम आपके लिए नहीं रुके। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विश्वनाथ जी ने उसे रोक दिया। विश्वनाथ जी, हाँ वो
सही ही कह रहा था वो, तो उसी का फोन आया था कि आप लोग खुद खाना बना रहे हैं और उन्हें बनाने नहीं दिया, इसलिए हम तैयार होकर नीचे आने लगे। हमने ये जानने के लिए कि कोई दूसरा तैयार है या नहीं सबको कुछ लोगों को कॉल किया ताकि हम तैयार होने तक वो नीचे आ सके, लेकिन सब एक ही वक्त पर नीचे पहुंचे। वैसे हमें नहीं पता नहीं था कि आजकल की यंग पीढ़ी इतनी जल्दी उठ जाया करती है। उनकी बात सुन निराली और उसकी टीम मुस्कुराने लगी। करण, कोई बात नहीं, दादू में और विशाखा रोज ही खाना बनाते हैं, आइए हमने आप सब के लिए भी नाश्ता बनाया है। काशवी जी, बेटा आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप लोगों के लिए ये सब तो हमें करना चाहिए था। करण, आंटी आप कैसी बात कर रही है, आप बेटा कह रही हैं और बेटे का तो फर्ज होता है अपने माँ बाप की सेवा करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रिया, अगर तुम कमिटेड नहीं होते तो हम तो तुम्हें घर जमाई बना लेते। 39 डियर बॉस। अब आगे। उनकी बात सुन भार्गव परिवार को जहां विशाखा की चिंता हो रही थी वहीं भार्गव ब्रदर्स और आदित्य जी को निर्वाण की भी चिंता थी। वहीं निराली की टीम में अभी भी हंसी का ही माहौल था, क्योंकि वो सब जानते थे कि करण के लिए निराली उसकी बहन जैसी थी, वही कारवी बेटी जैसी। वहीं जब सुप्रिया जी को अपने ऊपर सबकी ऐसी नजरें महसूस हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर तभी उन्हें करण की आवाज सुनाई दी। करण, बुआ जी, डीबो मेरी बहन जैसी है और विश के लिए भी, तो अगर आप मुझे अपना दामाद बनाना चाहती है तो आपको विश को अपनी बेटी और सिद्धा और कारवी की तरफ इशारा करके और इन लोगों को अपने पर नाती। उसकी बात ने वहां फैला हुआ तनाव भरे माहौल को आसानी से हल्का कर दिया और इसलिए सब उसके कारवी और सिद्धा को परनाती कहने पर हंसने लगे। वहीं निर्वाण से जो डाकोरा निकल रहा था वो भी करण को निराली को बहन कहने से एकदम खत्म हो गया। वहीं ये बात जब उसके पास बैठे नील और सारांश जी ने महसूस की तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। नील धीरे से, भाई आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी होगी जिससे आपके ससुराल वाले आपको खुश होकर आपको अपना जमाई बना ले। उसकी बात सुनकर निर्वाण उससे घूरने लगा तो नील ने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन उसका चेहरा घुमा लेने के बाद निर्वाण सीरियसली करण की तरफ देखने लगा। उसका खुशनुमा स्वभाव, सबका ख्याल रखने की आदत, अपनी पार्टनर का हमेशा साथ देना, इतनी कम उम्र में एक सक्सेसफुल लॉयर होना और इतनी बड़ी फर्म को चलाना। सुप्रिया जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो वैसे भी एक बेटी चाहिए थी। तो तय रहा कि विश आज से हमारी बिटिया है और तुम हमारे जमाए, और ये दोनों हमारे पर नाती क्यों है ना अभय जी। अभय जी, बिल्कुल प्रिया, जैसा आप चाहे। आहान, देखा अहीर, हमें दो दो दीदी मिल गई। सब दादी बिल्कुल सही कहती थी, जब भगवान देता है तो छपट फाड़ के देता है। उनकी बात सुन सब लोग मुस्कुराने लगे। वही विश के चेहरे पर एक बड़ी और आंखों में नमी। करण विश के पास जाता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे प्यार से उसे सहलाता है। जब सब लोग उन्हें ऐसे देखते हैं तो थोड़े परेशान हो जाते हैं। काशवी जी, क्या हुआ बच्चा, आपको कुछ बुरा लगा? उनकी बात सुन सब और परेशान हो जाते हैं। करण, ऐसी बात नहीं है। फिर थोड़ा रुक कर, वो दरअसल बात यह है कि विशाखा की फैमिली है और वो गांव में रहती है, मगर विशाखा आगे पढ़ना चाहती थी तो उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि उनके यहाँ लड़कियां इतना नहीं पढ़ती, और शादी कराने लगी। तब जब उनकी बात ना मानकर विशाखा पढ़ने के लिए शहर आ रही थी तो उन्होंने उसके सामने शर्त रख दी कि अगर वो इस घर से चली गई तो फिर उसका इस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं होगा। फिर भी जब विशाखा ने घर छोड़ दिया तो सबने उससे अपने सारे नाते तोड़ लिए। उसकी बात सुनकर सबको विशाखा के पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आखिर इतनी खूबसूरत, प्यारी और होनहार बेटी के साथ कोई ऐसा करता है? काशवी जी, तुम चिंता मत करो बच्चा, हम हैं ना, तुम आज से हमारा परिवार हो, तुम हमें मामी जी बुलाना। वही उनकी बात सुनकर निराली के चेहरे पर एक राहत नजर आई जिसे सिर्फ निर्वाण ने देखा। इस कहानी की और एक पहलू था। असल में ओरिजिनल नॉवेल में विशाखा निराली की सीनियर थी और काफी अच्छी तरह से सक्सेसफुल भी थी, एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करती थी है। और ये बात जब गांव में पता चली थी तब वो लोग वापस आए थे, उसे अपने साथ ले गए। तब करण विशाखा से एक तरफा प्यार करता था जिसकी खबर विशाखा को बिल्कुल भी नहीं थी, और तभी वो लोग अपने मतलब के लिए शादी कराने की कोशिश की। जब लास्ट में विशाखा को पता चला कि उस इंसान की पहले से एक पत्नी थी जिसको बच्चा ना हो पाने की वजह से उसे मार दिया था। जब वो पुलिस में रिपोर्ट करना चाहती थी तो उस लड़के ने विशाखा को भी टॉर्चर करके जान से मार दिया। लेकिन इस बार निराली ने उन्हें विशाखा तक पहुंचने लायक ही नहीं छोड़ा था और न इस बात का कोई सुराग छोड़ा था। चिंता मत करो, उन्हें मार नहीं दिया पर उससे भी बुरी हालत में छोड़ा। और आज जब निराली को एहसास हुआ कि उसे अपने साथ विशाखा के लिए भी परिवार है तो उसे बहुत अच्छा लगा। वही यही बात जब निराली को देख रहे निर्वाण के समझ में आई। उसके चेहरे पर निराली की एक खूबी देखकर और एक स्माइल आ गई। आदित्य जी, वैसे मैंने कल भी सुना था तुम सब लोग निराली को डीबो कहा था। मैंने डम्बो तो सुना है, ये डीबो क्या होता है? उनकी बात सुन सब समझ गए कि वो बात पलटने की कोशिश कर रहे थे, मगर बाकी सबको भी इस बारे में जानने की उत्सुकता हो रही थी।
करण डीबो का मतलब दम नहीं है बल्कि ये डियर बेस्टी का शॉर्ट फॉर्म है। अयान क्या सच में? उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ हाँ सच में। और फिर धीरे से नहीं इसका मतलब है डियर बॉस। च40 हमें तुम्हारी पोती का हाथ चाहिए। अब आगे सब लोग हंसी खुशी बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे और सब लोग करण और विशाखा की ढेर सारी तारीफ कर रहे थे। वही कुछ लोगों की निगाहें कुछ लोगों पर थी, जैसे निर्वाण की निराली पर और आदित्य जी और सारांश जी की निर्वाण पर। तभी उन्हें सारिका अंदर आते हुए मिली। सारिका एक अच्छे जंपसूट में थी। वही जब घर वालों ने उन्हें उससे बाहर से आते देखा तो हैरान हो गए। काशवी जी सारिका आप बाहर से कहाँ से आ रही है? सारिका वो हमारी दोस्त है ना संजना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हमें जाना पड़ा और आप विजेता इसलिए हम बिना बताए चली गई। जिस पर काशवी जी कुछ कहना चाहती थी मगर गीतागली जी ने सर हिलाकर मना कर दिया इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब सारिका ने देखा कि कोई कुछ नहीं कह रहा था तो अब उसने भी कुछ नहीं कहा और अपने कमरे की ओर चल दी। वहीं नीचे निराली और निराली की टीम सबसे विदा लेकर अपने अपने काम के लिए निकल गई। अब वहां पर सूर्यवंशी परिवार और भार्गव परिवार अभी मौजूद था। विश्वनाथ जी हम भी और ना हमारे बच्चे किसी ने भी इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं की और इतनी सुबह शुरू इतनी खूबसूरती से परिवार और काम दोनों को संभाला हो, और वो भी तब जब उनके पीछे माँ बाप या परिवार का कोई साया ना हो। अर्थ व आप बिल्कुल सही कह रहे दादू, इन सब में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। 24 साल का, बाद में निर्वाण और अयान 22 साल और अहीर आहान और नील 20 साल। उनकी उम्र तो बिल्कुल इन्हीं की तरह है, फिर भी अपने दम पर वो कितने सक्सेसफुल हैं। मुझे पता चला है कि निराली को छोड़कर वो सब बस 20 साल के हैं और बिना किसी सपोर्ट के इतना हासिल करना सच में बहुत मेहनत की होगी। और निराली वो तो अभी बस 20 साल की है। उसकी बात सुनकर सब हामी भरते। वही यंग जनरेशन उनसे इंस्पायर हो जाती है। वही निर्वाण भी डिटरमाइन हो जाता है कुछ कर गुजरने के लिए ताकि वो निराली के लाइफ पार्टनर के तौर पर कहीं स्टैंड कर पाए और अपनी चॉइस पर प्राउड फील हो रहा था। तभी भार्गव खानदान के मेंशन के सामने कुछ गाड़ियां आकर रुकी। उससे जस्ट पहले वहां से हमेशा की तरह 2 गाड़ी में निराली और उसकी टीम गई थी। उनमें से 2 गाड़ियों से हाथों में कुछ थाल लिए कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर आए। वहीं एक बीच खड़ी कार से कुछ लोग निकले और भार्गव परिवार के मेंशन की तरफ चले गए। अंदर जाकर भार्गव परिवार के गार्ड्स ने जब उनसे उनके आने के बारे में पूछा तो उन गार्ड्स ने रॉय परिवार का नाम लिया। जब उस गॉड ने ये बात घर के अंदर बताई तो सब लोग हैरान हो गए और अपना अंदाजा लगाने लगे कि उनके आने का कारण क्या होगा। वही सारिका जो निराली के जाने की बात सुनकर बाहर आई थी, जब उसने ये बात सुनी तो वो जल्दी से कमरे भागकर गई, तैयार होने गई। असल में ओरिजिनल नोवेल के हिसाब से सारिका को हमेशा से तंच से प्यार था और ये एक कारण भी जिस वजह से वो निराली से नफरत करती थी, क्योंकि निराली को भी तंच से प्यार हो जाता है। लेकिन अब भले ही सारिका को तंच से प्यार हो मगर निराली को नहीं था। वहीं नीचे हॉल में पूरा रॉय परिवार, भार्गव परिवार और सूर्यवंशी परिवार के साथ बैठा हुआ था। विश्वनाथ कैसे आना हुआ जी आपका? एक बूढ़ा आदमी जो कि विश्वनाथ जी की ही उम्र का था। आदमी अरे कैसी बात कर रहे हो, दोस्त को आप बुला रहे हो? विश्वनाथ जी अच्छा दोस्त हो तो इतने बार बुलाने पर क्यों नहीं आए, तो आज क्यों आए वो मिस्टर कैलाश रॉय बता दीजिए जरा। कैलाश जी अरे कैसी बात कर रहे हो विश्व, जरा तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए नहीं आ पाता, लेकिन आज जरूरी था इसलिए आना पड़ा। अब सबसे ये सस्पेंस सहन नहीं हो रहा था इसलिए गीतागली जी ने डायरेक्ट पूछने का तय किया। तभी सब लोगों को ऊपर आती सारिका दिखी तो भार्गव परिवार का मुंह खुला का खुला रह गया। वही रॉय फैमिली नजर भी वही चली गई। असल में हमेशा शॉर्ट ड्रेस पसंद करने वाली सारिका ने सलवार सूट पहना हुआ था। असल में तो वो उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहनना चाहती थी, पर ना उसे पहनना आती थी ना उसके पास साड़ी थी। वही भार्गव परिवार ने सामने रॉय परिवार को देखकर अपना मुंह बंद कर दिया, जबकि सूर्यवंशी परिवार को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गीतांजलि जी आप अचानक यहाँ कैसे? अब तक चाय पानी परोस दिया गया था, सब उसका आनंद उठा रहे थे। कैलाश जी की बीवी सौम्या जी उनकी मुस्कुराते हुए देखती है। सौम्या जी वो दरअसल बात यह है गीतांजलि कि हमें तुम्हारी पोती का हाथ चाहिए अपने पोते तंश के लिए। उनकी बात सुन सब लोग अपनी चाय नीचे रखकर खांसने लगे। आज के लिए बस इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।